हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। इनका सारा टॉपिक मैं स्क्रीन पर दे दी हूँ, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको टॉपिक पढ़ के सुना रही हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए, है ना। तो इसमें जो है दो टॉपिक है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। स्रोत को एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ। साहित्यिक स्रोत में आते हैं धार्मिक, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। फिर है धार्मिक धर्म निरपेक्ष। इसमें है अन्य ग्रंथ, विदेशी यात्राएं। फिर यदि विदेशी यात्राएं में है यूनानी, चीनी, तिब्बती, मुसलमान, है ना। फिर है पुरातात्विक स्रोत में है अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, कलाकृति। अब हम इसको विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। इसका इंट्रो है, मैं बता दे रही हूँ। परिचय। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है ना। जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जो जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। यद्यपि प्राचीन काल में भारतीय इतिहास लेखन की एक श्रृंखलाबद्ध परंपरा नहीं थी, इसके बावजूद विभिन्न विषयों पर कई ग्रंथों की रचनाएं की गई है ना, जिनके द्वारा हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे ग्रंथों में धार्मिक साहित्य, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित तथ्य प्राप्त होते हैं, जिनमें हम तत्कालीन अवस्था की जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्यिक स्रोतों की जो अपेक्षा पुरातात्विक साहित्य से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, वह है अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोतों से, है ना। तो इसमें है प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रकाश डालने वाले सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसमें है अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्य स्रोत को निम्न भागों में विभाजित किया है। पहला है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। इसको मैं डिटेल से बता रही हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ब्राह्मण धर्म से संबंधित उनकी ग्रंथ हैं, जिनमें स्रोत मुख्य है ना। फिर है इसमें धार्मिक ग्रंथ। इसके बारे में देखिएगा। धार्मिक ग्रंथ जो है वह श्रेणी में वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष में आते हैं, है ना। ये धार्मिक ग्रंथ की श्रेणी में वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष में आते हैं। इन ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक पर प्रकाश पड़ता है ना। धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण, बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित हैं। इसमें है वेद के बारे में पढ़ेंगे अभी। वेद जो कौन थे, है ना। आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ वेद है ना। वेद क्या है? आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ है ना। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या जो है 4 है ना। फर्स्ट है ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। सब जानते होंगे। तो इसको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। अब है ब्राह्मण के बारे जानेंगे। वे कौन थे? ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ करना, है ना, यज्ञ। अतः यज्ञों के विषयों को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। सभी आप सबको क्लियर हो गई होगी। अरण्यक। अब सेकंड देखेंगे अरण्यक। अरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्यक से हुई है, जिसका अर्थ वन होता है। अरण्यक ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका वन में किया जाता है, जिसका अध्ययन जो है वन में किया जाता है। अरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है ना। फिर है थर्ड है उपनिषद। उपनिषद क्या है ना। उप का अर्थ होता है निकट है, तथा निषद का अर्थ बैठना होता है। उपनिषद यानी निकट पर बैठना। पहले जो विद्यार्थी होते थे क्या है, गुरु के समीप निकट बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे, उसी के बारे कहा गया है।
अतः गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान तथा उसके आधार पर लिखे ग्रंथ को उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग से तत्कालीन समाज व धर्म पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। वैदिक अध्ययन के विशिष्ट विधाओं की शाखाओं को वेदांग कहा जाता है। आई होप आप सबको डिटेल्स से जो मैं बता रही हूँ समझ आ रही होगी, है ना। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण धर्म के समान ही बौद्ध ग्रंथ का प्राचीन भारतीय इतिहास का व्यापक प्रकाश पड़ता है। बौद्ध ग्रंथों में निम्न प्रमुख हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो निम्न है पिटक। फर्स्ट है पिटक, क्या है ना, पिटकों की संख्या 3 है। पिटकों की संख्या जो 3 है, पहला है विनय पिटक, सेकंड है सूत्र पिटक, थर्ड है अभिधम पिटक, है ना। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ा रही हूँ। विनय पिटक क्या है। विनय पिटक में मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश हैं। विनय पिटक जो थे वे हैं मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक है ना। सेकंड है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है। थर्ड है अभिधम पिटक। अभिधम पिटकों में 7 संग्रह है जिसमें महात्मा बुद्ध के दर्शनों का महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। जो तीनों पिटक है उनकी भाषा पाली है ना। नेक्स्ट है जातक। बौद्ध ग्रंथों में जातक का दूसरा प्रमुख स्थान है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण है के रूप में है। इन कथाओं में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति में प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट है अन्य बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटकों एवं जातक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथों से भी भारतीय इतिहास की प्रकाश पड़ता है। इसमें है जैन ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। जैन ग्रंथ क्या है। बौद्ध ग्रंथों के समान जैन ग्रंथों में भी पूर्णतः धार्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक पर महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या है ना। धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो अन्य किसी धर्म से सीधा संपर्क नहीं रखते अथवा किसी धर्म विशेष से प्रभावित नहीं होते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है ना। तो इसमें फर्स्ट है जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। इसके बारे सुनेंगे। विदेशियों के द्वारा भारत के विषय में लिखे गए वर्णन के अतिरिक्त संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष साहित्य इसी शीर्षक के अंतर्गत आ जाता है ना। इसमें है सेकंड है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में जो 2 टॉपिक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। अब सेकंड है समय समय पर अनेक विदेशी विद्वानों ने भारत की यात्रा की, वह अपने स्मरण लिखे, है ना। यद्यपि विदेशी यात्रियों में से अनेक के स्मरण नहीं हैं। इसमें है कुछ खास लोगों का ही विवरण दिया है ना, सबके बारे में नहीं दिया गया है। इसमें फर्स्ट है यूनानी वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। अब सुनिए। यूनानी लेखकों में हेरोडोटस प्राचीनतम लेखक है ना। जो बोला जाता है इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस, है ना। आप सभी को पता होगा। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत व साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश डाला। सेकंड जो चीनी यात्री है वह है चीनी वृत्तांत। यूनानी वृत्तांतों के समान ही चीनी यात्रियों के वृत्तांत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें उन अनेक मध्य एशियाई जातियों के परिभ्रमण का उल्लेख है जिन्होंने भारत को प्रभावित किया। थर्ड है तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती लामा तारानाथ द्वारा रचित कंगयूर व तंगयूर का भी विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है। 4 है मुसलमान यात्रियों वृत्तांत। मुसलमान यात्रियों वृत्तांत का भारतीय इतिहास की दृष्टि से विशिष्ट महत्व है। इन यात्रियों में अल बरूनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि वह संस्कृत भी जानता था, है ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं
आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं तथा इतिहास की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायक बनते हैं। सुने हम साहित्यिक स्रोत के बारे में सुने हैं ना। तो अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत। यह इसमें क्या कहा गया है आप सब सुन लीजिए। साहित्यिक स्रोतों से पुरातात्विक स्रोत को अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं क्योंकि इसमें कवि की कल्पना तथा लेखक की कल्पना शक्ति के लिए स्थान का अभाव होता है। इसके साथ ही जहाँ पर साहित्यिक स्रोत मौन है वहाँ पुरातात्विक स्रोत वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हैं, है ना। जहाँ साहित्यिक स्रोत मौन है यानी शांत है, वहीं पुरातात्विक स्रोत वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हैं, है ना। उल्लेखनीय से प्राप्त होता है, उत्खननों से प्राप्त, विभिन्न स्थानों से प्राप्त स्मारक, सिक्के, मुद्राएं, अभिलेख प्राप्त हुए। तो इसको हम अभिलेख के बारे सुनिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में प्रकाश डालने स्रोतों में सर्वाधिक महत्व में प्रामाणिक स्रोत अभिलेख हैं क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं। जिस राजा व राज्य के विषय में अभिलेख में लिखा होता है, अभिलेख की रचना भी उसी शासनकाल के समय की गई होती है ना। जिस समय जो राजा अभिलेख लिखते हैं उसी समय उसकी रचना भी होती है। अतः उस तथ्य के सत्य होने यानी सत्य होने की जो संभावना अधिक होती है। सेकेंड है स्मारक। प्राचीन भवनों, मूर्तियों एवं भाग्यावशेषों का भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। यद्यपि स्मारक राजनीतिक स्थिति में विशेष प्रकाश तो नहीं डाला है, किंतु इनमें से सांस्कृतिक क्षेत्र के अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। मंदिर, स्तूप व अन्य स्मारक तत्कालीन धर्म एवं आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला की भी जानकारी देते हैं। तीसरा है मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का विशिष्ट स्थान है। मुद्राएं तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति एवं कला पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है ना। अब 4 है कलाकृतियाँ एवं मिट्टी के बर्तन। विभिन्न स्थानों पर किए गए उत्खननों से मिट्टी की बनी हुई अनेक मूर्तियाँ व बर्तन प्राप्त हुए हैं ना। उस समय जितनी भी खुदाई हुई है उस समय जो है मिट्टी के बर्तन और मूर्ति प्राप्त हुए हैं। बर्तनों व मूर्तियों का भी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसमें तत्कालीन लोक कला, धर्म एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। ये बर्तन व मूर्तियाँ विभिन्न रंगों वह आकारों में मिले हैं, है ना। उसमें जो मूर्तियाँ जब जिन चीज़ों का भी निर्माण कर रहे थे वह काफ़ी अट्रैक्टिव होते थे, है ना। तो अब हम इनका कंक्लूजन देखेंगे। उपरोक्त विवरण से प्राप्त स्पष्ट है कि प्राचीन इतिहास का जानने के लिए स्रोतों का अभाव नहीं है। विभिन्न साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। यद्यपि विभिन्न युगों, विभिन्न स्थानों, तिथियों वह ज्ञान न होना आदि अनेक समस्या रास्ते में आती है ना। उस समय जितने भी चीज़ें मिली हैं उनके तिथियों का ज्ञान नहीं हुआ अब तक, या लिखी हुई चीज़ों का हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से अनेक इतिहासकारों की यह धारणा है कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक मेघा का अभाव है। थैंक यू एवरीवन।